हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में इकोनोमेट्रिक्स का अगला पार्ट यानी कि टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या आज के लेक्चर में आपको मिलेगा? टाइम सीरीज एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल डाटा, टाइम सीरीज डाटा और पूल डाटा, पैनल डाटा। टाइम सीरीज में स्टेशनरी, जो इकोनोमेट्रिक्स का आपका मेन टॉपिक है, स्टेशनरी इन टाइम सीरीज। देन इसमें हम स्टेशनरी को टेस्ट करने के जो कौन कौन से डिटेक्ट करने के टेस्ट होते हैं वो पढ़ेंगे, और इसके बाद लैग्ड मॉडल्स के बारे में भी हम कुछ जानेंगे आज। ठीक है, सो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले मैं इकोनोमेट्रिक्स के आपको बाकी भी टॉपिक्स करवा चुकी हुई हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, मेरी बुक की डिटेल्स, मेरी बुक्स की डिटेल्स, मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, क्योंकि वहाँ से आपको सारी क्लासेस की अपडेट्स मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम मतलब समझते हैं टाइम सीरीज डाटा एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा में। ठीक है, तो प्लस वाले जितने भी लर्नर्स हैं मैंने उनको टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, पैनल डाटा, पूल डाटा ये एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से क्लियर कट करवाया हुआ है ना। सो क्रॉस सेक्शनल डाटा, अब जब मैं टाइम सीरीज डाटा की बात करती हूँ, जब मैं वेरियस टाइम्स पर डाटा कंसीडर कर रही हूँ, अलग अलग टाइम्स पर। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शनल डाटा में टाइम एक ही है बट वेरिएबल्स अलग अलग हैं, वेरियस वेरिएबल्स। जैसे मान लीजिए अगर मुझे डाटा लेना है इनकम पर, ठीक है, तो मैं 2010 से लेके 2022 तक की नेशनल इनकम कंसीडर कर रही हूँ। दिस इज टाइम सीरीज डाटा। ट्रेंड्स, जिसको हम ट्रेंड्स कैसे ड्राइव होते हैं, ट्रेंड्स टाइम सीरीज डाटा से ड्राइव होते हैं, है ना। जो क्रॉस सेक्शनल डाटा है इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो ज्यादा होंगे बट टाइम सेम ही रहेगा। जैसे मैंने टाइम सेम लिया, मान लीजिए 2010 का, और इसमें मैंने अलग अलग वेरिएबल्स पर कर रही हूँ, इनकम पर कर रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट पर कर रही हूँ, और पॉवर्टी पर, है ना, दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इनइक्वालिटीज पर, बट टाइम पीरियड इज सेम, द वेरिएबल्स आर मोर देन वन, वो क्रॉस सेक्शनल हो गया। अब आपने कभी सुना होगा एक पैनल डाटा और एक पूल डाटा होता है। देखिए इनमें छोटा सा ही डिफरेंस होता है, एक पैनल डाटा एंड पूल्ड डाटा। बाय एग्जांपल, बाय डेफिनेशन ये दोनों डाटा जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं जिसमें टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल दोनों एलिमेंट्स है। ठीक है, टाइम सीरीज प्लस क्रॉस सेक्शनल दोनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं 2010 से 2022 तक का डाटा इकट्ठा कर रही हूं, नेशनल इनकम पर भी, एम्प्लॉयमेंट पर भी, पॉवर्टी पर भी, तो ये बन गया आपका टाइम सीरीज भी एंड क्रॉस सेक्शनल भी, है ना, बन गया। तो ऐसा डाटा जिसमें टाइम सीरीज एलिमेंट भी है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट भी है, उसको हम पैनल या पूल्ड डाटा बोलते हैं। बट पैनल डाटा एंड पूल्ड डाटा में भी डिफरेंस होता है। पैनल डाटा में क्या होता है कि जो आपके क्रॉस सेक्शनल डाटा के यूनिट्स होते हैं वो सेम रहते हैं, यूनिट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा सेम ओवर टाइम। बट पूल्ड डाटा में होता है यूनिट सेम नहीं होते, यूनिट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा चेंज्ड ओवर टाइम। इससे आपको एक बार बहुत टाइम पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऐसे करके क्वेश्चन था कि यू आर कलेक्टिंग डाटा ऑन 100, सेम 100, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था, सेम 100 हाउस होल्ड्स ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। मतलब आप हाउस होल्ड्स पे डाटा इकट्ठा कर रहे हो, है ना, और अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पे इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, हाउस होल्ड्स पे डाटा इकट्ठा कर रहे हो डिफरेंट वेरिएबल्स पर, यू कैन राइट हियर, बट जो हाउस होल्ड्स है वो सेम है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट भी दिख रहा है, टाइम सीरीज एलिमेंट भी दिख रहा है ना, यानी कि ये आपका पैनल डाटा है या पूल्ड डाटा बन सकता है। ठीक है, बट कैसे पता चलेगा पैनल है या पूल्ड है? क्योंकि यहाँ पे उसने सेम वर्ड यूज कर दिया। तो मैंने क्या कहा, जब यूनिट क्रॉस सेक्शनल का सेम रहता है तो वो पूल्ड नहीं होगा, वो पैनल होगा। अगर उसने सेम की जगह यहाँ पे डिफरेंट लिखा होता तो फिर ये पूल्ड होता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइम सीरीज डाटा समझ में आ गया आपको। अब स्टेशनरी इन टाइम सीरीज डाटा क्या है?
इकोनोमेट्रिक्स में एक वर्ड होता है स्टेशनरी इन टाइम सीरीज। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर तो एक टाइम सीरीज एनालिसिस में मीन एंड वेरियंस, इफ मीन एंड वेरियंस रिमेन्स सेम थ्रू आउट डिफरेंट टाइम पीरियड, थ्रू आउट डिफरेंट टाइम पीरियड, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में जो भी हमने ट्रेंड बनाया है अलग अलग टाइम्स का, उसमें अगर मीन एंड वेरियंस की वैल्यू सेम रहती है, सो दैट इज स्टेशनरी इन टाइम सीरीज। ठीक है, और अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इफ मीन एंड वेरियंस बोथ चेंज, या फिर और ओनली मीन और ओनली वेरियंस चेंज, और ओनली वेरियंस चेंज, ठीक है, थ्रू आउट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, तो ये आपका नॉन स्टेशनरी होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, चाहे मीन एंड वेरियंस दोनों बदले, चाहे अकेला मीन बदले, चाहे अकेला वेरियंस बदले, है ना, तो वो नॉन स्टेशनरी हो जाएगा। जब मीन एंड वेरियंस ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन सेम रह रहे हैं तो वो स्टेशनरी है। जब मीन एंड वेरियंस में से कोई एक भी बदल रहा है टाइम के अकॉर्डिंगली, है ना, तो वो आपका नॉन स्टेशनरी होगा, वो स्टेशनरी नहीं होगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो मैंने समझा दी है आपको अच्छे से। तो आगे चलते हैं रैंडम वॉक मॉडल की तरफ। सो इकोनोमेट्रिक्स में टाइम सीरीज में हम एक मॉडल पढ़ते हैं रैंडम वॉक मॉडल। ये जो मॉडल है ना, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना ज्यादा, इसमें यही पढ़ना है, ये मॉडल जो है, ये मॉडल नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज को डिपिक्ट करता है। रैंडम वॉक मॉडल बनता कैसे है, लेट्स सी। yt is equal to yt minus 1 plus et, दिस इज अ रैंडम वॉक मॉडल। ठीक है, और ये मॉडल नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज से बिलोंग करता है, क्योंकि इस मॉडल में मीन एंड वेरियंस ऑब्जर्वेशन, मीन तो सेम रहता है ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, बट वेरियंस जो है वो चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम। रैंडम वॉक मॉडल में मीन सेम रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट जो आपका वेरियंस है, अब इसको प्रूव करना होगा डेरिवेशंस वगैरह से, बहुत सारी चीजों से, बट यू डोंट नीड, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कोई डेरिवेशन सॉल्व करने को नहीं बोलेगा, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करने का। सो इसमें मीन जो है वो टाइम टू टाइम सेम रहेगा, बट वेरियंस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज बोला जाता है। अब आगे आपका आता है टेस्ट ऑफ स्टेशनरी। जैसे हमने हेटेरो के टेस्ट पढ़े, मल्टीकॉलनैरिटी के टेस्ट पढ़े, इसी तरह अब स्टेशनरिटी के भी टेस्ट होते हैं। टेस्ट टू डिटेक्ट स्टेशनरिटी इन टाइम सीरीज, टाइम सीरीज में स्टेशनरिटी को डिटेक्ट करने के टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें टेस्ट होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैचिंग्स में, आपको मैचिंग में ये क्वेश्चन आता है, यूनिट रूट टेस्ट, और दूसरा एक टाउ टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं, टाउ टेस्ट, क्योंकि इसमें जो स्टैटिस्टिक यूज होती है वो टाउ स्टैटिस्टिक यूज होती है। जैसे हमारा टी स्टैटिस्टिक होता है ना, ऐसे टाउ स्टैटिस्टिक होती है। टाउ टेस्ट में दो टेस्ट आते हैं, द फर्स्ट इज डिक्की फुलर टेस्ट and the other is augmented Dickey-Fuller test, augmented Dickey-Fuller test। ये तो ये हैं आपके तीन टेस्ट जो डिटेक्ट करते हैं स्टेशनरिटी इन टाइम सीरीज। अब इसमें जो यूनिट रूट टेस्ट है, इसका मॉडल कैसे बनता है, जस्ट ये देख लीजिए, yt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट yt माइनस 1 प्लस ut, इस तरह से मॉडल बनता है, जिसके थ्रू हम स्टेशनरिटी को डिटेक्ट करते हैं इन द केस ऑफ यूनिट रूट टेस्ट। ठीक है, तो ये yt डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है टी टाइम पीरियड, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है t माइनस 1 पिछले टाइम पीरियड पे। अब ये लैग्ड मॉडल क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी। दिस इज ए कांस्टेंट एंड दिस इज ए एरर टर्म। अब जो आपका डिक्की फुलर टेस्ट आता है ना, अब इससे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नोट दैट क्वेश्चन। डिक्की फुलर टेस्ट जो है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। मैं आपको ऑटो रिग्रेसिव मॉडल अभी समझाती हूँ। और जो ऑगमेंटेड डिक्की फुलर होता है ना,
ये यूज होता है हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में, हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में। एक और इन दोनों में डिफरेंस होता है, जो आपका डिक्की फुलर टेस्ट है वो उस केस में यूज होता है जब एरर टर्म्स कोरिलेटेड नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था कि अगर आपको स्टेशनरिटी को डिटेक्ट करना है और एरर टर्म्स कोरिलेटेड है तो आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे। तो जब एरर टर्म्स कोरिलेटेड होती हैं, डिस्टर्बेंस टर्म्स जो है आपकी, तो आप ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट यूज करते। इन तीनों टेस्ट में से ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट यूज करोगे अगर आपकी एरर टर्म्स कोरिलेटेड है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल हम कैसे बनाएंगे। जस्ट वेट। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि डिक्की फुलर टेस्ट जो है उसके केस में आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल यूज होता है ना। तो एक बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था डिक्की फुलर टेस्ट के केस में किस तरह का मॉडल यूज होता है, तो नोट डाउन कर लीजिए। हियर इट इज डेल्टा वाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पे लैम्डा डाला है, दैट इज वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। ये मॉडल यूज होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव के केस में। और जो हमने पढ़ा ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट, उसके केस में हमने क्या पढ़ा, हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल यूज होता है ना। तो वो हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कैसे बनता है, लेट्स सी। हियर इट वुड बी डेल्टा वाई टी इज इक्वल टू लैम्डा देन वाई टी। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि ये जो मेरी लैग्ड वैल्यू है सिर्फ -1, यानी कि 1 साल की ही लैग्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया, मतलब एक टाइम पीरियड का ही लैग लिया, सिर्फ 1 टाइम पीरियड का यहाँ पे लैग था मेरे पास, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव। जब मैं हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव की बात कर रही हूँ तो एक से ज्यादा टाइम पीरियड्स का लैग है मेरे पास। जैसे मैंने यहाँ पे β1 yt-2 लिख दिया, फिर मैंने β2 yt-3 लिख दिया, सो ऑन एरर टर्म। ठीक है, तो एक से ज्यादा टाइम पीरियड्स का लैग हो गया ना मेरे पास, तो ये हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बन गया। समझ गए बात को? ठीक है, अच्छा इसके बाद हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल एंड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स क्या होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल में क्या फर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्ड मॉडल, इनमें क्या फर्क होता है, लेट्स सी। तो जो आपका ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है ना, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, इट इज yt इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज अ कांस्टेंट, β1 देन मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो xt प्लस β2 yt-1 प्लस ut। अब मॉडल मैं पहले बना रही हूँ, मॉडल से ही आपको समझ में आ जाएगा दोनों में फर्क। यहाँ पे मैंने लिया अल्फा नोट β1 देन xt प्लस β2 देन xt-1 प्लस ut। क्या समझ में आया आपको दोनों में डिफरेंस? तो डिफरेंस मुझे इनमें ये समझ में आया, ये कांस्टेंट है, इसकी जगह पर अल्फा की जगह पर आप बीटा नोट भी ले सकते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट बेसिकली। ठीक है, ये फर्क समझ में आया। जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल की बात कर रही हूँ तो इसमें लैग किसका आता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का लैग आता है। किसका लैग आता है, लैग ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, या यू कैन से जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका। जब मैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की बात कर रही हूँ इसमें किसका लैग आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग आ रहा है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग आ रहा है। समझ गए बात, ये डिफरेंस है। अब ना एग्जाम में आपको एक दो बार क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल को मैच करने के लिए बोला जाता है। सो यू विल मैच डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल विद कॉक अप्रोच। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल की एक अप्रोच होती है जिसको हम कॉक अप्रोच का नाम देते हैं, इससे मैच करना पूछा जाता है।
तो ये आपको नाम याद रखना है। इफ यू हैव टू मैच द डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल कौन सा है, कॉक अप्रोच। अब इसके बाद ना आपका, क्योंकि ये इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज का लास्ट लेक्चर है, तो मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें आपको क्लियर करवा दूंगी जो आपको मैचिंग्स में पूछे जाते हैं। हमने हेटेरोजिडासिटी, मल्टीकोलिनैरिटी, ऑटो कोरिलेशन तीनों के टेस्ट किए, टाइम सीरीज के भी टेस्ट कर लिए। इसके अलावा आपको एक और चीज के एग्जाम में टेस्ट पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ उसके टेस्ट पूछे जाएंगे, कॉजेलिटी के। इकोनोमेट्रिक्स में एक टर्म होती है कॉजेलिटी, इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता, इसके टेस्ट पूछे जाते हैं एग्जाम, ना ही आपके सिलेबस में मेंशन है। कॉजेलिटी को डिटेक्ट करने के टेस्ट कौन से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में मैचिंग्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके दो टेस्ट होते हैं, एक सिम्स टेस्ट होता है करके और एक ग्रेंजर टेस्ट होता है। इससे आपको मैचिंग्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैंने आपका इकोनोमेट्रिक्स वाला, ये सिर्फ मैंने देखिए इकोनोमेट्रिक्स वाला पोर्शन आपको कवर करवाया है, इसमें स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो है ना वो मैंने आपको दूसरे चैनल पर करवाया हुआ है, अनअकैडमी यूजीसी नेट वाले पर। ठीक है, सो उस अगर आपको पूरा मतलब स्टैटिस्टिक्स भी देखना है तो आप वहां उस चैनल से सारी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस देख सकते हैं। सिम टेस्ट, अच्छा इसको सिम टेस्ट या सिम्स टेस्ट भी बोल देते हैं, सिम बेसिकली इकोनॉमिस्ट का नाम है इसलिए। तो जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है ना, जैसे आपका कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, अपना प्रोबेबिलिटी हो गया है ना, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको अनअकैडमी यूजीसी नेट वाले चैनल पर करवाए हुए। स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन था आपका, ये सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स वाला ही है। इसमें हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, हिपोथेसिस, पावर ऑफ टेस्ट, टाइप्स ऑफ एरर्स हो गए, और गोज मार्कव थ्योरम हो गया, मल्टीकोलिनैरिटी वगैरह वाली प्रॉब्लम्स हो गई, और लॉजिट प्रॉबिट हो गया, और ये टाइम सीरीज हो गया, ये चीज़ें मैंने इसमें करवाई हैं। बाकी जो आपका प्रोबेबिलिटी है, कोरिलेशन, रिग्रेशन है, सैम्पलिंग है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में वाली प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी होगी, तो अनअकैडमी वाले चैनल पे वो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो ओके, इसके बाद कौन सी सीरीज आप चाहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स के बाद आप कौन सी सीरीज चाहते हैं, कौन से यूनिट की सीरीज मैं इस चैनल पर स्टार्ट करूं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वाली सीरीज आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है ना तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।